Hello students, myself Durgesh Singh. Today I am going to discuss the engineering ANTS PT6. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स CrNO2 NH3 ट्वाइस पे -1. CrNO2 NH3 ट्वाइस, ठीक है, पे -1. यहाँ से हम लोग अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्रोमियम कितना है हमारा, क्रोमियम का x यहाँ पे -1 होता है, x -4 प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +3. ठीक है, तो अगर क्रोमियम +3 आ गया तो क्रोमियम +3 का मतलब क्या होता है? क्रोमियम +3 का मतलब होता है आर्गन. ठीक है, 3d3 4s 0 और 3d3 4s 0 हो गया, तो इसका मतलब 3d3 का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 4s पूरा खाली है, 4p भी पूरा खाली है. ठीक है, ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा 3d हो गया. ठीक है, अब ये हमारा इस तरीके से कंबाइंड हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हमारा D2sp3 हो जाएगा. ठीक है, और वैसे भी हमारा क्रोमियम जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अरे ये जो अमोनिया जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NO2 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि ये यहाँ से पेयर करके कोई फायदा वैसे भी नहीं होने वाला है. तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा D2sp3 ही रहेगा, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो. D1 D2 D3 D8 D9 D10 के लिए कोई चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27. जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है. देखिए ऐसा है कि पहला बोला है सिस CONH3 ट्वाइस EN ट्वाइस. ठीक है, पहली बात की जो हम लोग ये है MAA ट्वाइस और AA ट्वाइस A2 वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, MAA ट्वाइस A2 वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो सिस फॉर्म होता है, ठीक है, ये शो करता है, शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, ट्रांसफॉर्म नहीं शो करता, ट्रांसफॉर्म नहीं शो करता है. ठीक है, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा वैसे ही है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है सिस है. ठीक है, NH3 जो है हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है और AA मतलब बाइडेंटेड सिमेट्रिकल यानी कि इथिलीन डाई अमाइन EN. ठीक है, EN मतलब इथिलीन डाई अमाइन, ये बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो सिस वाला शो करेगा. ठीक है, ट्रांस वाला शो नहीं करेगा. ठीक है, सी ऑप्शन क्या वाला है? CONH3 पहली बात है कि यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड जितने भी हैं सब सेम है, और अगर सभी के सभी लिगेंड सेम हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो बना रहा है लेकिन ये लिगेंड सेम होने की वजह से यहाँ पर हर तरफ से प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर मिल जाएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा. डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? ट्रांस H2O4Cl2. ठीक है, COH2O4Cl2. अब आप बोलोगे कि सर इसका ट्रांसफॉर्म बनाइए. ट्रांसफॉर्म बनाओ चाहे ना बनाओ, पहली बात कि ये MA4A2 MA4B2. ठीक है, MA4B2 है. अब इसका अगर हम लोग सिस बनाए चाहे ट्रांस बनाए, क्या बनाए? सिस बनाए या ट्रांस बनाए, कोई फायदा वैसे भी नहीं होने वाला है क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा लेकिन ऑप्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी कट गया, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है? द नेम ऑफ H2PtCl6. H2PtCl6. अब आपको ये देख के क्या लग रहा है? भैया हाइड्रोजन है तो ये हमारा 2H+ छोड़ेगा और PtCl6 पे -1 हो जाएगा. ठीक है ना, सॉरी -2 हो जाएगा. PtCl6 पे -2 हो जाएगा. यहां से निकालेंगे x -6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +4. ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा, और H+ जो भी छोड़ता है, पहली बार तो कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है, और H+ छोड़ेगा तो ऑब्वियसली एसिड की तरह बिहेव करेगा. तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, डाई हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो. ठीक है, प्लेटिनम. पहली बात तो कि प्लेटिनम नहीं होगा, क्योंकि प्लेटिनेट होना चाहिए अगर वो यहाँ पर कोई दूसरा मेटल रहता, लेकिन एसिड छोड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, डाई हाइड्रोजन ये हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनिक 4 एसिड
है ना, सिर्फ इसका नाम लिखा है तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद डाई हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनिक 4 एसिड, तो ये हो जाएगा हमारा डाई हाइड्रोजन, ठीक है, हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनिक 4 एसिड, ठीक है। पहली बात ये हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर इसके ब्रैकेट में लिख दिए, और एक एसिड लगाते हैं, एक एसिड में से अगर हम लोग H+ लगाते हैं तो उसका नाम हो जाएगा 8। तो अगर हम लोग सिर्फ H+ को निकाल करके इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम हो जाता प्लेटिनेट, ठीक है, आयन होता, ये डाईहाइड्रोजन उस समय नहीं होता। फिलहाल में हमको इसका नाम लिखना है तो हम लोग इसका नाम इसी तरीके से लिखेंगे, हेक्साक्लोराइडो, सही है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है ना, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, डेल्टा O फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आपको बताना है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी अगर आपको बताना है तो पहला वाला क्या बोल रहा है, CONH3 6, ठीक है, +3। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, CO के बाद रेनियम NH3 6 पे +3। तीसरा वाला क्या बताया जा रहा है, इरिडियम NH3 6 पे +3, ठीक है। तो तीनों पे तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, पहली बात, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, और ये आपका ग्रुप 9 का एलिमेंट है। ग्रुप 9 का कौन रहेगा, आयरलैंड, कोबाल्ट, रेनियम और इरिडियम, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि इसके बीच में तो हमारा 4f ऑर्बिटल आता है, और 4f ऑर्बिटल आने की वजह से क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइड मतलब 4f की शील्डिंग इफेक्ट कम होती है ना, 4f की शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। तो सेम टाइप का जो लिगेंड है वो होने के बावजूद भी हम लोगों का सेम नेचर, सेम चार्ज, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, और ये 5D सीरीज का है। नीचे आने पर हमारा लगभग 50% के अराउंड हमारा बढ़ना शुरू कर जाती है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, 2 फिर 1, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का हो जाएगा CFSE, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3, 2, 1, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल। देखो MABCD, ठीक है, यहां पे ये हमारा सेंट्रल मेटल है, ठीक है, और ये जो है हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड। पहली बात कि आप इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है, अनलेस अदरवाइज हम लोग क्या लेंगे इसका, ठीक है, इसमें हम लोग लेंगे क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब आप ध्यान दीजिए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इसके पहले 3 GI बनेंगे, ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में GI तो पूछा नहीं है, ऑप्टिकल पूछा है। अब देखिए कोई भी चीज अगर है, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए प्लेन है, जैसे ये मान लीजिए आपका प्लेन है, ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। अगर कोई भी अगर आप इसमें कट मारोगे तो नहीं मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिलने वाला। हमारे लिए ऑप्टिकल आइसोमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना। तो अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक कट जरूर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है, ये हमारा प्लेन है, तो इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे, ठीक है, ऐसे कट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइस कट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ब्रेड है, तो ब्रेड को इस तरीके से हम लोग बीच से कट कर दिए तो स्लाइस कट मिल गया। तो कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल, बेंजीन ही हो गया, है ना, आपका इथिलीन हो गया, तो बेंजीन हो गया, इथिलीन हो गया, उसको बीच से कट करोगे तो एक स्लाइस कट तो जरूर मिलेगा, और उस स्लाइस कट की वजह से आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए कभी भी नेवर, ठीक है, कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 0 ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर MABCDEF, मतलब उसमें कैपिटल में दिया है, हम लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ABCDEF जो है वो हमारा क्या है, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है और 6 के 6 डिफरेंट है। M जो है वो सेंट्रल मेटल है। अगर इसका आप बनाओगे तो टोटल 15 पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है ना, 15 GI हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब ये थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा और बना करके देखना पड़ेगा कि
ठीक है, या फिर आप एक बार लर्न कर सकते हो, वहां से अभी आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉलोज द करेक्ट ऑर्डर। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि दो जो है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के हैं कॉम्प्लेक्स, एक जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम लोगों को इसमें देखना है तो पहला हमको 3 दिया हुआ, जैसे मान लो पहले कौन कौन सा दिया, कोई भी लिख लीजिए, जैसे MnCl4 पे 2-, ठीक है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद COCl4 पे 2- और FeCN6 पे 4-। ठीक है जी, तो यहां पे क्या होगा, Mn+2 का मतलब 3d5, npaid इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4s0 होगा, ऑब्वियसली npaid इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स है तो पेयर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, वीक लिगेंड है। ठीक है, और ये क्या है, वीक लिगेंड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, अब यहां पे अगर करोगे तो कोबाल्ट पर +2 चार्ज आएगा, कोबाल्ट +2 चार्ज आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3d7। ठीक है, और 3d7 के बाद 3d7 4s0, तो यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 3। ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका कितना होगा, 3d6, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। देखिए जी, ये गलती करिएगा भी नहीं, ये गलती करिएगा तो ब्लंडर हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि यहाँ पर 5 है, ये 4 है, ये 3 है। जी नहीं, क्या हो क्या रहा है, बेसिकली 1 2 3 4, ठीक है, 5 1 2 3 4 5 6, तो 3d6 तो है, ये 4s0 है। जी हाँ, 4s हमारा ये खाली है, और ये यहाँ पे 4p भी खाली है, 4s 4p और 3d। ऐसा है ना कि ये वाला इससे पेयर कर जाएगा, ये वाला इससे पेयर कर जाएगा, तो फाइनली हमको जो मिलने वाला है, ठीक है, वो ये मिलेगा। आपको पता है क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और 4s और 4p। ठीक है, तो ये मिल करके तो हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे सब कुछ भर जाएगा, तो 3d यहाँ पर पूरा का पूरा भर जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 हो जाएगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा किसका हो जाएगा, MnCl4 का सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर COCl4 का, फिर तीसरा नंबर यहाँ पे FeCN6 पे 3-, FeCN6 पे 2-। ठीक है जी, सॉरी, FeCN6 पे 4-। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, Mn कोबाल्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब यहाँ पे गलती यह हो सकती है कि ये दोनों में वीक लिगेंड है, इसमें पेयर नहीं करेगा, इसमें जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वही होगा, लेकिन इसमें पेयर कर जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैल्शियम फ्लोराइड इज 3.86 is into 10⁻⁵ मोहो, यानी कि ओम इनवर्स या साइमन, एंड दैट ऑफ वाटर used for the solution is 0.15 into 10⁻⁵. ठीक है, the specific conductance of calcium fluoride alone is, देखिए ऐसा है कि आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है ना, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का स्पेशल फॉर्म क्या हो गया, कंडक्टिविटी। क्या दिया है, कंडक्टिविटी, यानी कि कप्पा, इसको हम लोग कटप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कप्पा जो है सोल्यूशन का दिया हुआ है, और कप्पा में क्या क्या हमारा है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये हमारा कप्पा जो होता है कैल्शियम फ्लोराइड का होगा, प्लस कप्पा वाटर का भी होता है ना। ये हमारा सिंपल सा रूल होता है कि कप्पा अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग देखेंगे तो सम ऑफ Ki ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रोलाइट प्लस K ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये हमारा रूल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी कंडक्टिविटी होता है इसका समेशन होता है। इसको हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका हमको दिया हुआ है, इसका हमसे पूछा हुआ है, बस माइनस कर दीजिए, प्यार से आंसर आ जाएगा। क्या है, 3.86 इंटू 10⁻⁵, और कप्पा CF2 का पूछा है, प्लस इसका दिया है 0.15 इंटू 10⁻⁵। ठीक है ना, तो K CF2 का क्या हो जाएगा, 3.86
माइनस 0.15 और इंटू 10⁻⁵ कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 3.71, ठीक है, इंटू 10⁻⁵, है ना, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको हम लोग एस सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है? कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NH4Cl NaOH NaCl are 130, 218 and 120 ohm per centimeter square and inverse, ठीक है। हमको दिया हुआ है कंडक्टिविटी दिया हुआ है ना, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशंस का दिया हुआ है, वो भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ही दिया है सबका बेसिकली, NH4Cl, ठीक है, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट NaOH, ठीक है, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट क्या दिया है? NaCl, ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यू हमको दिया हुआ है, एक काम करते हैं, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 130, ठीक है, 218 और 120, ठीक है। इन तीनों की यूनिट क्या है भाई? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग साइमन भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट, वैसे मोल इनवर्स होता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए, यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट इनवर्स लिखेंगे। अच्छा, कह रहा है इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है आपको n/100 सोल्यूशन ऑफ NH4OH इज 10, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो अल्फा का जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, बस सीधा सीधा हम लगा दीजिए, ये वैल्यू है अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये किसी भी टाइम पर है, एट एनी टाइम, और ये है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये किसी भी टाइम का मतलब एनी टाइम एंड कंसंट्रेशन लिख लो, एट एनी, यहाँ पर टाइम सही शब्द नहीं रहेगा, यहाँ पर एनी क्या लिख लीजिए? कंसंट्रेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट NH4OH का निकालना है हमको चाहिए राइट हैंड साइड में NH4OH। पहले तो हम लोग कोलराउश लॉ के हिसाब से लैम्डा नॉट NH4 प्लस, यहाँ इक्विवेलेंट ही निकाल रहे हैं ऑब्वियसली, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट Cl माइनस, सॉरी यहाँ पे OH माइनस, ठीक है। अच्छा जी, हमको चाहिए यहाँ पे NH4 प्लस, तो हम एक काम करते हैं, लैम्डा नॉट NH4 प्लस इक्विवेलेंट NH4 प्लस NH4Cl प्लस, इसको भी हम लोग जोड़ी देते हैं क्योंकि इसको हम लोग ऐड करना है, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट NaOH, ठीक है, माइनस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट NaCl, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 130 प्लस 218 माइनस 120, ठीक है, 130 माइनस 120 कितना हो जाएगा? ये मिल जाएगा हम लोगों को कितना? 130 प्लस ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 228। अब यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में अल्फ़ा पूछा है, तो अल्फ़ा हमको लैम्डा इक्विवेलेंट दिया हुआ है 10/228, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.043 समथिंग आएगा, तो ये आएगा, हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 क्वेश्चन क्या है? EMF ऑफ Na सॉलिड Na+2 Cu+2 Cu, ठीक है। ये आपसे पूछा है कैन बी इंक्रीज्ड बाय, EMF को बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। पहले हम लोग सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है हमको, Na से Na+2 इलेक्ट्रॉन और Cu+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu, ठीक है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करा देंगे, Na प्लस Cu+2 इज इक्वल टू Na+2 प्लस Cu, ठीक है। इसका E0 OP दिया होगा, E0 RP दिया होगा, E0 सेल कितना हो जाएगा? मान लेते हैं x वोल्ट, हमको नहीं पता है, E0 सेल x वोल्ट मान लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू आपको नहीं पता है। सवाल कुछ और पूछा है, कह रहा है कि बढ़ेगा कैसे EMF, तो पहले आप E सेल का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, है ना। मान लेते हैं हमने x माना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 0.06/2 log Na+2 कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 कंसंट्रेशन, ये हमने लगा दिया नॉनस्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि x माइनस 0.03 log ऑफ Na+2 कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2। अब ऑप्शन को जरा देखते हैं क्योंकि हमको कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है, और इसको कह रहा है बढ़ेगा कैसे, कह रहा है एडिंग इन द राइट हाफ सेल। राइट हाफ सेल का मतलब ये एनोड हो गया
और ये कैथोड हो गया। तो अगर इसमें हमने NH3 ऐड किया तो कह रहे हैं कि क्या होगा। देखो ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस का जानकारी भी होना चाहिए, है ना, कि जैसे मान लो कि कॉपर जो +2 है ये बहुत आसानी से अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है, CuNH3 ठीक है, CuNH3 पे हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Na+2। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ई सेल अगर हम लोगों को बढ़ाना है, ठीक है, तो x तो खैर x में से जो घटाने वाली वैल्यू है x माइनस समथिंग जो हो रहा है, उस माइनस समथिंग को जितना कम कर सके वो हमारे लिए सही रहेगा। तो मतलब Na+2 के कंसंट्रेशन को हम घटाएं तो अच्छा रहेगा और कॉपर +2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। मतलब कह रहा है कि कैसे बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अमोनिया में अगर हम लोग अमोनिया ऐड करेंगे कॉपर में तो इसको कम करेगा, सही बात है। तो इसको मतलब क्योंकि ये इससे कॉम्प्लेक्स बनाते जाएगा तो कॉपर +2 का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, तो ये कम होगा, ठीक है, ये कम होगा। तो ये ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है, आई बात सुनने, पहला गलत। दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Na+2। अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको बढ़ा देंगे Na+2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो लॉग वाली वैल्यू बढ़ेगी, लॉग वाली वैल्यू बढ़ेगी तो समथिंग माइनस बड़ी वैल्यू क्या होगी, कम वैल्यू आएगी ओवरऑल। तो ये तो हमारा कम आएगा ना। अगर हम लोग इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं Na+2 को, तो समथिंग माइनस Na+2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब कम आएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कह रहे हैं एडिंग डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन इनटू ग्लाइऑक्सिन या ग्लाइऑक्सिमेट कह सकते हैं, ठीक है ना, इनटू लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट मतलब एनोड हाफ सेल, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे। एक्चुअली ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमारा Na+2 का टेस्ट है, इसमें हम लोग DMG ऐड करते हैं। DMG मतलब डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। तो ये जो बनता है ये हमारा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, NiDMG ट्वाइस, ठीक है, NiDMG ट्वाइस, DMG होता है ना। तो यहाँ पे Na+2 तो ऑलरेडी आया है, तो इसमें हमारा Na+2 के कंसंट्रेशन को कम किया। ये भी हमारा एक अच्छा हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स करने की वजह से Na+2 कम हो रहा है, Na+2 कम हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा लॉग की वैल्यू कम हो रही है x माइनस, और जितना कम करते जा रहे हैं ई सेल और बढ़ते जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी बोल रहा है कि चेंजिंग द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सॉल्ट सोल्यूशन इन सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करने से कोई तो ऐसे फायदा है नहीं, हम लोगों के इसके रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए Hello everyone, welcome to the discussion of PT6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंजीनियरिंग सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से। हमारे पास है ये रिएक्टेंट, ये एल्काइन हमें दिया हुआ है, इसका रिएक्शन HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कुशेरोव रिएक्शन, विच इज नथिंग बट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। तो बड़ा सिंपल है, आप लोगों को पता है कि इसमें कीटोन का कन्वर्जन हम उसी के साथ करेंगे जिसका डेल पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये प्लस-M ग्रुप है कि नहीं, ये प्लस-M इस कार्बन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ऑब्वियसली कीटोन का कन्वर्जन हम इसी कार्बन के साथ करेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे हमें दिया गया ये प्रोपीन, प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों को पता होगा इसमें टर्मिनल में OH ग्रुप लगता है, तो इससे बन गया P। नेक्स्ट इसका रिएक्शन PCC CH2Cl2 के साथ, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका Q, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन अगर HgOAC2 वाटर NaBH4 OH माइनस, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा ये आप लोगों को पता होगा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन है, तो इसमें इसका अल्कोहल कुछ ऐसा बनेगा, तो दिस इज आवर R, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवा दिया है, तो इससे कीटोन बन जाएगा विच इज नथिंग बट S। तो हमें पूछा है कि रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड S,
तो ये है हमारा Q और ये है हमारा S। तो आप लोग देख ही सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा D। नेक्स्ट आते हैं 38 पे। तो हमें दिया है साइक्लोपेंटानोन, इसका रिएक्शन HCN के साथ, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा OHCN, ये बन गया A। उसके बाद LiLH4 जिससे OHCH2NH2, ये हो गया B। इसके बाद NaNO2HCl, तो आपको पता है डाइजोनियम बनेगा और निकलेगा, और हम लोग बेसिकली इस बॉन्ड को यहाँ पे फिट करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एक्सपांशन। जैसे मैं इसको और तरीके से बता सकता हूँ, देखो आप ऐसे कर सकते हो कि इसका डाइजोनियम बना लो, तो इसको ऐसे नंबरिंग से अगर कर लो तो आपको पता है ये 1 और 3 के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, फाइनली 4, 5, 6, 2 और 1। और आपको पता है जहां ये बॉन्ड टूटा ये रेजोनेंस से ये घूम जाएगा, सही बात है, जिससे 2 में हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लोहेक्सानोन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये असम। ठीक है, नेक्स्ट 39 पे आते हैं। तो 39 में हमें एक फिनॉल डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसका हाइड्रोलाइसिस। तो इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आप ऐसे HOH ऐड कर दो, यहाँ से भी HOH, तो आपको रिजल्ट एक तो ये मिल जाएगा, प्लस ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और हमने 2 OH लगा दिए हैं, तो जेम डायोल है अनस्टेबल, तो वाटर का एलिमिनेशन करो। ठीक है, तो हमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, तो बिल्कुल A तो होगा ही, B नहीं हो सकता, C भी होगा, बोथ A एंड C, D इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो हमें ये साइनाइड दिया है और इसके साथ ग्रिग्नार्ड, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ये अटैक, और ये हमारा C14। तो अब देखो पहले H+, तो इमीन बन गया। अब इसके हाइड्रोलाइसिस से आपको पता है कि ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो हमारा ये बन चुका है, यही हमारा A है। अब इसके साथ I2NaOH, तो अब आप लोग देख सकते हो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन C। यहाँ पे ये रिजल्ट तो हमें दिया ही A का, और ये आयोडोफोम को उन्होंने C मान लिया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C 41 पे। अब इसका रिएक्शन करेंगे I2 + NaOH हीटिंग, तो जो अभी देखा था हमने आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये बन जाएगा और दूसरा O- Na+। उसके बाद हमें दिया है H+, तो इसके साथ आयोडोफॉर्म भी बनेगा। अब नेक्स्ट ये COOH, उसके बाद हीटिंग दे दिया है, हमारे पास है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। हीट करने से आप लोगों को पता होगा CO2 निकल जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन C। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 40। तो एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जिसे ब्राइट भी बोलते हैं, बट नेगेटिव विथ टॉलरेंस रिएजेंट। तो देखो बड़ा सिंपल है, नेगेटिव विथ टॉलरेंस मतलब एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता, होगा पर कीटोन। तो आपको ऑप्शन बी वो एलिमिनेट कर देना था पहले, बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो A, C, D में आपको बस चेक करना था ऑप्टिकली एक्टिव बोला है तो क्या किसी में कैरल सेंटर है। तो अगर ऑप्शन ए देखेंगे, ए में बिल्कुल भी कैरल सेंटर नहीं है, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन सी पे देखें, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसके पास कैरल सेंटर है। आप देख सकते हो दिस इज द कैरल सेंटर। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर से कीटोन भी है। ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हो कि देयर इज नो कैरल सेंटर, यहाँ पे तो ग्रुप सेम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, कैलकाटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 43 पे आते हैं। 43 में देखो हमें एक बीटा कीटो ईस्टर दिया हुआ है
और इसका रिएक्शन दिया है डायोल H+। तो आपने पढ़ा होगा कीटोन के साथ डायोल जो है साइक्लिक कीटल देता है, साइक्लिक कीटल। 2 moles ऑफ ग्रिग्नार्ड, 2 moles ऑफ ग्रिग्नार्ड, 1 मोल यहाँ पे ऐड करो और एक निकालने के लिए, तो आपका रिजल्ट होगा ये O- PH, ये हमारा प्रोडक्ट बना है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा B बन जाएगा। और उसके बाद हमें हाइड्रोलाइसिस दे दिया H+H2। तो हाइड्रोलाइसिस से ये जो हमने यहाँ पे ग्रुप अटैच किया है, आपको पता है ये है तो साइक्लिक ईथर ही, तो एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस से भी हट जाएगा, जेम डायोल बन के वाटर का एलिमिनेशन। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हो, HOH। तो यही मैं बोल रहा था, जेम डायोल बनेगा वाटर के एलिमिनेशन से, वापस से कीटोन, और इस कार्बन में OH और PH। ये हमारा प्रोडक्ट, ये C। तो ये अगर हमारा बन चुका है PH OH, और ये एक कार्बन छोड़ के कीटोन, तो ये हमारा सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 CH2 हमारे पास, और उसके बाद COH, OH माइनस हीटिंग। तो आप लोगों को पता है दिस इज नथिंग बट इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है तो रिएक्टिविटी उसी की ज़्यादा होगी, इसलिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। यहाँ से एसिड बेस लगाओ, यहाँ पे अटैक, तो कार्बन कार्बन यहाँ पे OH, ठीक है, कार्बन के साथ ये मिथाइल कीटो। तो हम लोग देख रहे हैं इनके बीच में 3 कार्बन है, हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हीटिंग भी है ऑब्वियसली, तो हीटिंग से आपको पता है कि यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन कर देंगे हम लोग, हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन बॉम्बे। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में अगर देखें प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, अगर हम लोग देखें एडिशन एलिमिनेशन, इसको ऐड करेंगे, लिविंग ग्रुप को निकालेंगे, तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा आपका CO NH2 प्लस CH3, और यहाँ पे COCl। सही है, तो लॉस ऑफ H+ से अगर देखें द प्रोडक्ट इज दिस, बेंजीन CO NH CH3, हाँ सही, और यहाँ पे है COCl, करेक्ट। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखो आप, इससे ये बना है, कुछ नहीं किया हमने, लॉस ऑफ H+, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, बट आपको जो चीज़ समझना है, यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन भी तो हो सकता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को हटा दें, तो लॉस ऑफ H+ से जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, CON CH3, इसके साथ CO, और यहाँ पे दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर हो, आप देख सकते हो ऑप्शन A। नेक्स्ट 46 पे आते हैं, तो हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, बोला है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय एल्डोल रिएक्शन, तो जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो होंगे वही होंगे। ठीक है, हमारे एल्डोल प्रोडक्ट, एंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स रिएक्ट विद NaHCO3, NaHCO3 से वही रिएक्ट करेगा जो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो जो बीटा X वाले का मैं आपको नंबर बताते जाता हूँ। ठीक है, कौन कौन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है वो देगा एल्डोल कंडेंसेशन, या एल्डोल प्रोडक्ट होगा वो। जैसे A हमारा नहीं हो सकता, कीटोन के एडजेसेंट वाला कार्बन नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जैसे B वाला हो जाएगा। एक मैं बता देता हूँ, B वाला इसलिए होगा क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे OH है, आप लोग देख सकते हो दिस इज अल्फा एंड बीटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो इसलिए B हो जाएगा। B के बाद C हमारा नहीं हो सकता है, D हमारा बिल्कुल हो सकता है, उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि E जो है, E भी नहीं हो सकता, F भी नहीं हो सकता है, G हमारा हो सकता है बिल्कुल, H हमारा हो सकता है, ये सब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। उसके बाद I नहीं हो सकता, J हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कितने मिले टोटल, 5, तो X तो 5 मिल गए। Y की बात करते हैं, Y के लिए H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड तो
कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और बाकी मिनरल एसिड्स होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल अल्कोहल, फिनॉल ये सब तो नहीं होते हैं H2CO3 से स्ट्रॉन्गर। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ये सब तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड और अल्कोहल है जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होते हैं H2CO3। ऑप्शन अगर एफ पे हम लोग आए, एफ भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, एच भी नहीं होगा, लेकिन आई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि आई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 इधर, एक इधर, x + y मतलब 5 + 1, हमारा आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक 47 पे आते हैं। तो 47 में हमें बोला है कि हमारे पास एसीटोन है और हमें बोला है कि x मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये जो प्रोडक्ट हमें बनाया गया है, जो प्रोडक्ट हमारे सामने बनाया गया है, तो आप देख सकते हो वो बीटा हाइड्रोक्सी ही है, क्योंकि आप देखो, देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन है बहुत इजी। देखो आप अल्फा बीटा, ठीक है, तो हर बार आप देख सकते हो वही सिनेरियो है, ठीक है। तो ये एल्डोल प्रोडक्ट है, तो बेसिकली हमको एल्डोल करवाना है। कितना मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आप एक पैटर्न देखो, एसीटोन का अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप क्रॉस एल्डोल करवाते हैं OH- के प्रेजेंस में, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे करवाई है, तो इट विल बिकम CH2OH। अटैच किससे होगा? CH2 COCH3। तो यू कैन सी ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिए, जब बेस नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल बनाना चाहेगा तो वो कहाँ से बनाएगा? यहाँ से। और रिएक्शन किससे करना है? फॉर्मल्डिहाइड से। तो मुझे बताओ, फॉर्मल्डिहाइड से ये जब अटैक करेगा क्या बनेगा? CH2OH पहले से है, एक नया कार्बन इससे जुड़ा CH2OH से, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है COCH3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बेसिकली हमारा पैटर्न क्या होने वाला है, यहाँ के सारे हाइड्रोजन चले जाएंगे, CH2OH इंसर्ट होते रहेगा, यहाँ के भी 3 हाइड्रोजन चले जाएंगे, क्या इंसर्ट होते रहेगा? CH2OH। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अ पैटर्न। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये निकलेगा, कार्बन आयन बना, फिर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, मतलब एक नया CH2OH। तो बेसिकली जितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं उतना ही तो मैं नया CH2OH अटैच करूंगा, जिससे मेरा फाइनल प्रोडक्ट यही बन जाएगा जो दिया हुआ है उन्होंने। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड डू आई नीड? 6, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। आ गया समझ में? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 ये है हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इंटीजर टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिंक +2 1m Fe+2 Fe+3 Fe+2 equals the fraction of total iron present as the Fe+3 ion at the cell potential of 1.5 volt, ठीक है, is x into 10 to the power -2। the value of x नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है जिंक से जिंक +2, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, इसके सामने का हम लोग पोटेंशियल E0OP लिख देते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया रहता है हमेशा RP, लेकिन हम लोग E0OP लिखते हैं, ठीक है। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, जैसे आपको ये है आपका E0 जिंक +2, जो हमने रिएक्शन लिखा है उसके सामने का पोटेंशियल में लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू है 0.76 प्लस में, ठीक है, क्योंकि माइनस में दिया है तो हमने ऑक्सीजन लिखा है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये एनोड का रिएक्शन हो गया। जी हाँ, कैथोड का रिएक्शन क्या होगा? कैथोड का रिएक्शन Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe+2, ठीक है। और E0 हमको इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ है 0.77 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिएक्शन विल बी जिंक +2 Fe+3 इज इक्वल टू जिंक +2 Fe+2। E0 सेल कितना हो जाएगा? E0 सेल इसको ऐड कर दीजिए, जैसे जैसे हमने रिएक्शन को ऐड किया वैसे इसको भी ऐड करेंगे। अब वो लोग सर ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन लिए तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.4 और 1.51, ठीक है, सॉरी 1.53 वोल्ट, ये हो जाएगा 1.53 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू नस्ट क्वेश्चंस, नस्ट ई सेल लगाते हैं। ई सेल E0 सेल कितना दिया है? 1.50, ठीक है। अच्छा, -0.06 ले लेते हैं इसको,
बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल 2 log ऑफ जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन इनटू Fe प्लस 2 कंसंट्रेशन के पावर 2 अपॉन Fe प्लस 3 कंसंट्रेशन के पावर 2। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है हमको 1m। ठीक है, तो ये तो खत्म, ये हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। ई सेल की वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1.53। ठीक है, और इसकी वैल्यू दिया है 1.50। ठीक है, माइनस 1.53 कर दीजिए और ये हो जाएगा माइनस 0.03 लॉग Fe प्लस 2 कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Fe प्लस 3 कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 0.03, ये भी हो जाएगा हमारा माइनस 0.03 लॉग Fe प्लस 2 कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Fe प्लस 3 कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बेसिकली 1 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं आपको ऊपर ले चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और log Fe प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन Fe प्लस 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Fe प्लस 2 अपॉन Fe प्लस 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10, क्योंकि 10 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, log बेस 10 है ना, तो 10 के पावर 1 हो जाएगा। और हमको पूछा गया है Fe प्लस 3 का रेशियो बताना है, तो Fe प्लस 3 अपॉन Fe प्लस 2 का रेशियो, इसको हम लोग 1 अपॉन रूट 10 लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? 1 अपॉन रूट 10, और 1 अपॉन रूट 10 को अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन रूट में 1 अपॉन 3 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 3.3 के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स। और हमसे पूछा है फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन अगर हमसे पूछा है तो Fe प्लस 3 अपॉन Fe प्लस 2 कंसंट्रेशन प्लस Fe प्लस 3 कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3.3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.4.3 अराउंड, हम लोग अप्रॉक्स। ठीक है, रूट 10 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा नियरेस्ट इंटीजर पूछा है ना, तो एक काम करते हैं 100 कर लेते हैं, 100 अपॉन 4.3, तो ये हो जाएगा आपका मतलब 24 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये 24 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 पावर माइनस 2। हम लोग 24 लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 24। ठीक है, इसमें आप रूट 10 की वैल्यू निकालेंगे उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर में 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 49। फॉर द गैल्वेनिक सेल ई सेल उसको कैलकुलेट करना, ये तो नॉन इक्वेशन लगाना है, आपसे आसानी से बन सकता है। ठीक है, और हमको ये दे रखा है बाई कन्वेंशन 2.303 अपॉन 0.59, वैसे भी आपको दिया है या नहीं आप ले ही लेते हो, है ना, 0.06 ले लेते हो, तो हमको बस नोड का रिएक्शन लिखना है। क्या है भाई? ठीक है, जिंक सॉलिड से जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2 जो लिखा है उसके सामने का पोटेंशियल लिखेंगे, है ना, जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है। अच्छी बात है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिखते हैं। आपकी बात समझ में? अच्छा, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड में हमको कॉपर है। ठीक है, अच्छा इसको लिखने की जरूरत तो पड़ नहीं रही, आई थिंक सो, या लिख ही लेते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ई नॉट यहाँ पर आरपी लिखा हुआ है, आरपी कितना दिया है, यहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखें, ई नॉट Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu, ये हो जाएगा 0.34। ठीक है, वैसे ये बहुत फेमस हमारा सेल है, ये इसको अगर नहीं भी दिया रहता तब भी आपको पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाता है कि इसका ई नॉट सेल जो होता है 1.1 वोल्ट हो जाता है, ये तो आपको याद हो जाता है क्योंकि गैल्वेनिक सेल वो है। ठीक है, अब हम लोगों को ई सेल निकालना है। ई सेल कितना हो जाएगा? ई नॉट सेल 1.10 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 लॉग जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन
Cu+2 कंसंट्रेशन। जी हाँ, तो 1.10 माइनस 0.03 लॉग Cu+2 का कंसंट्रेशन, Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है 4 × 10⁻² अपॉन 2 × 10⁻²। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है ना। तो 0.3 होगा 1.10 माइनस 0.03 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 1.10 माइनस 0.009, ठीक है। तो अगर हम लोग 1.009 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.091, ठीक है। अब आपसे ई सेल का वैल्यू इस तरीके से पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों को क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1.091 मतलब ये हो जाएगा आपका 109, ठीक है, वो हो जाएगा 109.1 इंटू 10⁻²। हमको आगे वाला नंबर पूछा है, तो अप्रॉक्स में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 109, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, ठीक है। लास्ट को एक बोला जा रहा है अ डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फॉर आवर्स, मतलब 1 घंटे के लिए, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड एज STP इज इन डैश सेंटीमीटर, वो नियरेस्ट इंटीजर में आपको बताना है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है और मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस दिया हुआ है 22.7, जी हाँ, लीटर पर मोल। यहाँ नॉर्मली 22.4 होता है, तो यहाँ पर 22.7 दिया है। जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग करेंगे कैसे, देखिए डाइल्यूट H2SO4 है, तो डाइल्यूट H2SO4 का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो एनोड पर हमको कौन सा एनायन मिलेगा भाई, एनोड पर मिलेगा OH- और सल्फेट आयन, ठीक है। और कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा H+ और H+, ऑब्वियसली दोनों जगह से H+ मिलेगा। तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, OH- का और उस SO4- का ऑक्सीडेशन में ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 1H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड का रिडक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो ये हो जाएगा 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2 गैस, ठीक है। अच्छा, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करा दिया, यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, यहाँ पे 1H2O प्लस H2 गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड हाफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो H2O से H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2H2O से 2H2 गैस प्लस O2 गैस। पहली बात तो हमको ये समझना है, और दूसरी बात हमको ये समझना है, ठीक है, दूसरी बात हमको ये समझना है कि 1 मोल यहाँ पे 1 मोल यानी कि 2 मोल H2O में, ठीक है, मतलब यहाँ पे वैसे फाइनली हमारा 1 मोल बन रहा था, तो इसको हम लोग ऐसे सोचेंगे कि 1 मोल यहाँ पे हमने 1 मोल पहले ये था, मतलब बिना 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही मोल था, तो 1 मोल H2O का मतलब H2O बनाने के लिए हम लोगों को 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ी, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 2 फैराडे चार्ज हो रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया है, फैराडे चार्ज तो नहीं दिया है हमको, चार्ज दिया है, ठीक है, चार्ज मतलब इनडायरेक्टली चार्ज दिया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 फैराडे से 1 मोल बनेगा, तो 1 फैराडे से 1/2 मोल बनेगा, ठीक है। 1/2 मोल का इलेक्ट्रोलाइसिस, 1/2 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अब बात को समझिए, ठीक है। अब 1/2 मोल्स का होगा। अब हमारे पास चार्ज कितना है भैया, चार्ज है IT, Q = IT, IT मतलब 0.1 एम्पियर, T मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 360 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम में 1/2 मोल बनेगा, ठीक, 1/2 मोल इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो 360 कूलम में कितना होगा हम लोग निकाल ले जाएंगे, 1/2 है ना, इंटू 96500, ठीक है, इंटू 360, ठीक है। ये इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हमारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए
तो यहाँ पर 360 कूलम में हमारा इतना मोल बनेगा, यानी कि 36, ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 अपॉन, ठीक है, 18 अपॉन 9650, ठीक है, मोल हमारा वाटर डिसोसिएट होगा। तो एक मतलब इतना मोल, एक मोल वाटर में हमने देखा मतलब 2 फैराडे चार्ज है, इतना चार्ज में हमारा इतना मोल वाटर बनेगा, और इतना में कितना हमारा हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे दिमाग लगा लीजिए, ठीक है, कि 1 मोल वाटर में 1 मोल ये बन रहा है और हाफ मोल ये बन रहा है। तो टोटल मोल्स ऑफ गैस 1/2 मोल्स H2 बन रहा है, प्लस 1/2 मोल्स O2 बन रहा है, और 1 मोल H2 बन रहा है, ठीक है तो दोनों गैस ही ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3/2 मोल्स, ठीक है। और हमारे पास कितना मोल वाटर डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, हमारे पास वाटर डिकम्पोज हो रहा है इतना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना मोल्स है हमारे पास, 3/2 मोल्स गैस का हम लोगों को मिल रहा है 1 मोल वाटर के लिए, 1 मोल वाटर के लिए हमारे पास कितना है, 18/39650 मोल वाटर है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग देखेंगे तो 18/9650 मोल ऑफ वाटर में कितना होगा, एक मोल में 3/2 मोल गैस बन रहा था। तो यहाँ पे 3/2 इंटू 18/9650 मोल गैस बनेगा, है ना। और वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हम लोगों को निकालना है तो 1 मोल में 22.7, ठीक है, लीटर दिया हुआ है, उसको हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3/2 इंटू 18 इंटू 9650 इंटू 22,700। देखिए मैंने भी 4 लिख दिया गलती से, आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस को ध्यान दे सकते हैं, हम ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। 22,700 मिलीलीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब cc, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स में जो हमारा वैल्यू आता है ये आएगा 127, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप इससे ये 9 हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करोगे तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, जो कि मुझे पता है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो इसको हमारा ये वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो ये कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, एंड विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन ऑफ द पेपर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने अच्छा ही किया होगा पेपर, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ JEE मेंस। थैंक यू।